तो आज हम लोग जो है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए जो मेन पॉइंट हमने लिख दिया है, इसके बाद कुछ पॉइंट बच रहे हैं, उसको भी क्या करेंगे हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, आपका बहुत शार्ट होगा, क्योंकि इसमें हम रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। तो प्रत्यावर्ती धारा जिसे आप कहते हो एसी धारा या एसी करंट कहते हो। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो एक आपने पढ़ा होगा एसी और एक आपने पढ़ा होगा डीसी। तो जो धारा समय के साथ परिमाण और दिशा ना बदले, इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, एक परिमाण होती है और एक दिशा होती है, ये दोनों में होती है, ठीक है। तो जिनका परिमाण और दिशा समय के साथ बदले, समय के साथ क्या हो बदले, तो जिनका परिमाण और दिशा समय के साथ बदले उसे हम क्या कहेंगे, एसी करंट कहेंगे, एसी धारा कहेंगे, या उसी को कह देते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। और जिनका परिमाण और दिशा समय के साथ ना बदले, समय के साथ ना बदले, तो जिनका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसे हम कहते हैं डीसी करंट या डीसी धारा। तो ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट, ये आपका डायरेक्ट करंट, इसे दिष्ट धारा कहते हैं, इसे प्रत्यावर्ती, ये आपकी दिष्ट हो गई, दिष्ट धारा। तो ये धाराएं दो प्रकार की होती हैं। हम इस चैप्टर में केवल एसी धारा के विषय में पढ़ने वाले हैं। अब चलिए देखिए, जैसे हम मानते हैं एसी धारा जब उत्पन्न होती है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है, कुंडली के घूमने की वजह से। जैसे मान लीजिए ये आपकी कुंडली हो गई और इसको हमने कहाँ रख दिया, दो चुंबक के बीच में रख दिया, ये दो चुंबक हो गए और इनके बीच में रख दिया एक N एक S। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती, इधर की ओर जाती। अब बात करते हैं इसमें धारा कैसे उत्पन्न होगी। तो कुंडली को जो हम घुमाएंगे तो धारा क्या होगी, उत्पन्न होगी, और उसी को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, एसी धारा। तो देखो एसी धारा जो होती है उसमें कुछ मान होते हैं, आपके इस प्रकार से लिखे गए हैं। और रही बात इसकी ग्राफ को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद ये सारे टॉपिक जो हैं आपके शिखर मान, चक्र, आवर्तकाल, आवृत्ति, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं समीकरण की। तो जैसे देखिए इसका जो समीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है, ज्यावक्रीय, या वक्र पहले बना दें उसके बाद समीकरण लिखते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया, वक्र यहाँ बनाते हैं, देखो ये। अब ये धारा लिखें चाहे हम वोल्टता लिखें, आई इधर बढ़ेगा और यहाँ 0 रहेगा और आई इधर क्या होगा, घटेगा। तो पहले धारा मान के चलिए 0 हो, जब हमने कुंडली घुमाना स्टार्ट किया धारा बढ़ना प्रारंभ हुई, धीरे धीरे शिखर मान तक पहुंची, फिर आई दूसरी दिशा में, फिर ऐसे धारा क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसका समीकरण जो प्राप्त होता है I = I0 sin ओमेगा टी। ओमेगा टी आपकी कला है या थीटा, इसे लिख देते हैं, ये आपकी धारा। तो ये समीकरण साइन के रूप में है, या इसी को आप लिख सकते हैं V = V0 sin ओमेगा टी, ये धारा के लिए, ये वोल्टता के लिए। तो जब ये समीकरण साइन के रूप में, तो इसे ज्यावक्रीय कहते हैं, ज्यावक्रीय। ज्या का मतलब साइन के वक्र के रूप में बना हुआ है। कभी साइन का मान 0 होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम कुंडली घुमाते जाएंगे तो कोण पहले 0 से बढ़ता जाएगा 90 डिग्री 180, तो एक बार पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, घटेगा, दूसरी दिशा में प्लस माइनस, ऐसे क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा साइन का मान, जिससे धारा और वोल्टता का मान क्या होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। तो ये है इसका क्या, समीकरण। ये ज्यावक्र का क्या है, समीकरण है। अब बात करते हैं इसमें
सबसे पहले बात करते हैं शिखर मान की। शिखर मान क्या होता है? जैसे धारा यहाँ से चलना प्रारंभ हुई, यहाँ तक पहुँची, तो ये जो अधिकतम मान है इसी को कहते हैं शिखर मान। I0 से लिख देते हैं तो ये I0, और चाहे V भी है तो V0, तो इसी को कहते हैं क्या? शिखर मान, या इसी को कहते हैं आयाम। आयाम, तो आयाम कहो चाहे क्या कहो, इसे शिखर मान कह दो। तो ये आयाम ही क्या कहलाता है? इसका शिखर मान। यहाँ शिखर मान इसका। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ आयाम यहाँ भी बराबर, सब जगह आयाम बराबर ही रहे, चाहे जितनी दूरी तक हम ले जाएं, लेकिन आयाम आपका बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान हो गया। चक्र क्या होता है? जैसे कुंडली घुमाते हैं तो एक चक्र यानी 360 डिग्री घूमने में जो घूमी उसी को कहते हैं एक चक्र। तो यहाँ से चलने पर ये यहाँ तक पहुँची 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका मान क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं एक चक्र की, तो यहाँ से धारा गई एक अधिकतम मान तक एक दिशा में, फिर दूसरी दिशा में अधिकतम मान तक गई, फिर शून्य पर आ गई, तो इसी को कहते हैं हम क्या? एक चक्र। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है एक चक्र कहलाता है। यानी धारा जब शून्य से लेकर एक दिशा में अधिकतम मान तथा दूसरी दिशा में अधिकतम मान पहुँचने के बाद पुनः शून्य पर आए, तो उसी को कहते हैं एक चक्र। अब बात करते हैं आवर्तकाल की। तो आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्र को पूरा करने में लिया गया समय, यानी कैपिटल T। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। अब देखो ये कुंडली आपकी वृत्ताकार रूप में घूमती है, तो यहाँ देख लो, समझ लो आवर्तकाल के विषय में होता क्या है? T = होता है, जैसे ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, यहाँ तक की दूरी r, तो इसकी पूरी परिधि क्या कहोगे? 2πr। तो भैया यहाँ से अगर घूमना प्रारंभ हुआ, यहाँ पर पहुँच गया, तो आप कहोगे कितनी दूरी चला? 2πr। और अगर हम इसका वेग क्या माने? रेखीय वेग v माने, तो दूरी बटे चाल बराबर लिया गया समय। तो एक चक्र का जो समय होगा 2πr/v, ये हो जाता है। v क्या है? रेखीय वेग। यहाँ कोणीय वेग में इसको चेंज कर देते हैं, तो t = 2πr, और v की जगह क्या हो जाएगा? r⍵। अब देखो यहाँ पर r से r क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आपका बचेगा 2π/ω। तो अब यहाँ लिख देते हैं आवर्तकाल t = हो जाएगा 2π/ω, ये हो गया। ठीक है, आवर्तकाल क्या हो गया? 2π/ω। तो ये हो गया भाई इसका क्या? आवर्तकाल। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आवृत्ति के विषय में जानते हैं। तो चलो देखो भाई, आवृत्ति क्या होती है? तो जैसे अभी आपने कहा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। उसी प्रकार होती है आपकी आवृत्ति। F से लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है F = होता है 1/T। यानी हम कह सकते हैं एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय, एक चक्कर को तो पूरा करने में लिया गया समय आपका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। लेकिन एक सेकंड में जो चक्करों की संख्या होगी वो कहलाएगी क्या? उसकी आवृत्ति। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लगा? 0.5 सेकेंड। तो यहाँ से यानी आधा, एक चक्कर आधा सेकेंड में, तो एक सेकेंड में कितने? 2 चक्कर। तो आवृत्ति कितनी? 2 चक्कर। लेकिन यहाँ आवृत्ति जो होती है प्रत्यावर्ती धारा की लगभग 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, यानी एक सेकेंड में 50 चक्कर को क्या कर देती? धारा लगा देती है। इसीलिए आप कहते हो 50 चक्कर तो शिखर मान ऊपर जाएगा, 50 चक्कर क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। तो यहाँ देखो एक चक्कर में एक बार बुझेगा, यानी 2 बार बुझेगा और 2 बार क्या होगा? बल्ब चलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका बल्ब होता है AC वाला, वो एक सेकंड में
1 सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। तो ये आवृत्ति जो होती है 1/T होती है। तो F = यहाँ से हो जाएगा, T की जगह यही रख दो, तो ω/2 पाई। ये हो गई इसकी क्या, आवृत्ति। तो आवृत्ति F = लिख सकते हैं ω/2 पाई, यानी आवर्तकाल का उल्टा कर दें, वही आपकी आवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ आपको एक चीज़ पता तो चल गया कि आवर्तकाल क्या है और आवृत्ति क्या है। एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और जबकि 1 सेकंड में चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो ये हो गई भाई आवर्तकाल और ये हो गई आवृत्ति। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, इसके बाद इसे हम मिटा देते हैं। देखो इसको हमने क्या किया, हटा दिया भाई। इसको पुनः बना देते हैं एक बार। अब देखो यही आपकी क्या है भाई, प्रत्यावर्ती धारा है। ये बन गई, आवर्तकाल हो गया, आवृत्ति हो गया, चक्र हो गया, शिखर मान हो गया, औसत मान या माध्य मान। जैसे आपको पता होगा कि जो एसी धारा होती है 2 बार बहती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम धारा उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका जनरेटर है, तो यहाँ से धारा उत्पन्न की जा रही है, तो एक बार धारा की दिशा इधर होगी, तो एक बार किधर होगी, इधर से इधर की होगी। क्योंकि देखो एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ग्राफ। तो ऊपर जाएगा तो धनात्मक होगा और नीचे आएगा तो ये क्या होगा, धारा ऋणात्मक होगी। तो एक चक्र में अगर धारा का औसत मान पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, अरे भैया इधर प्लस और इधर क्या माइनस, दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर एक चक्र में औसत मान पूछा जाए प्रत्यावर्ती धारा का तो क्या होता है, 0 होता है। तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, पहले आधे चक्र में निकाल लेते हैं कि आधे चक्र में औसत मान, क्योंकि यहाँ देखो मान बदल रहे हैं, यहाँ कम है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, यहाँ बढ़ गया काफ़ी, फिर घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। तो हम ये वाला भी मान बता सकते हैं, ये वाला भी बता सकते हैं, यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ कम आएगा। तो क्यों ना सभी मान को हम क्या करें, सभी मान का औसत निकाल लें। तो उसी को कहते हैं क्या, औसत मान या माध्य मान। किसका, धारा का। वो कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, आई औसत एवरेज, ये बराबर हो जाएगा 0 to, अब देखो आधे चक्र के लिए निकालेंगे तो पूरे चक्र में आप कहें तो t समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, t है। तो आधे चक्र में कितना हो जाएगा, t/2, t/2। तो 0 to कहाँ, t/2 आई और क्या हो जाएगा, dt, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ से t/2। ठीक है, इसी का समाकलन कर लेंगे हम और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आई एवरेज जो आएगा, औसत मान आई एवरेज, ये आ जाएगा 2I0/पाई। या इसी को लिख सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे पाई का मान रखेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.637I0। इस प्रकार से धारा का औसत मान जो होगा, ये अधिकतम मान है धारा का, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, I0। तो अधिकतम मान को 2 से गुणा करें और पाई से क्या कर दे, भाग करें, 2I0 क्या पाई। ये धारा का औसत मान है, कितना आएगा, 0.637I0 के बराबर आएगा। तो आधे चक्र में धारा का औसत मान इतना होता है। या विभव का मान भी कहा जाए तो V एवरेज आपका कितना हो जाएगा, इधर देख लो, यहाँ लिख देते हैं इधर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा V एवरेज 2V0/पाई, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या,
0.637 V0। अब देखो ऊपर वाली दिशा में है तो ये धनात्मक रहेगा, नीचे वाली दिशा में है तो ये क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ऊपर वाली यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान आएंगे, यहाँ ध्यान रखना, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। ये थोड़ा ज़्यादा शार्ट हो गया है, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप चाहो तो नोट कर लेना इसे, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो आई एवरेज का मान इतना आया, प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, धनात्मक दिशा प्लस, ऋणात्मक दिशा में माइनस। और वी एवरेज का मान आपका आ जाएगा प्लस माइनस 2V0 बटे पाई, या प्लस माइनस 2 या दशमलव में लिख दो 0.637 V0, ये हो जाएगा। तो ये इसी को कहते हैं क्या, औसत मान या माध्य मान कहते हैं। 2I0 अपान पाई की क्या होता है, ये बराबर होता है। तो यहाँ से आपने देखा ये औसत मान हो गया, या उसी को क्या कहते हैं, माध्य मान कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा का या तो औसत मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे भाई, आधे चक्र का, आधे चक्र का ऊपर, आधे चक्र का नीचे, अलग अलग मान आएंगे, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। इसको आप चाहे नोट कर लें। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ये दोनों इसके लिए है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ग माध्य मूल मान। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चलो इसको हटा देते हैं अभी। इसी को हम क्या लिखते हैं, रूट मीन, MEN, मीन स्क्वायर। ठीक है, अब वेग है वेलोसिटी, धारा है तो करंट, विभवांतर है तो विभव या पोटेंशियल। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी RMS, धारा है तो IRMS, ऐसे प्रदर्शित करते हैं इसे। तो इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे भैया, देखो इसमें जो है आपकी धारा ऐसे बह रही थी, हम चाहते हैं एक चक्र के लिए निकालें तो शून्य हो जाएगा, लेकिन हम क्या करें, जितनी धारा है सबका क्या करते जाएं, यहाँ प्राप्त करें और सबका क्या कर दें, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर कर दें, और स्क्वायर करने के बाद उसका क्या निकाल लें, औसत निकाल लें। ठीक है, तो औसत जो आएगा वही क्या कहलाएगा, वर्ग माध्य मूल मान। तो देखो कैसे निकालते हैं इसे। जैसे हमने कहा कि हमें निकालना है IRMS, तो ये हो जाएगा एक चक्र के लिए यहाँ से यहाँ तक t समय लगता है, तो 0 to कहाँ तक, t तक, I स्क्वायर, ठीक है, dt, I स्क्वायर dt, और अपान क्या हो जाएगा, t। अब देखो केवल हमने स्क्वायर निकाला है, ठीक है, स्क्वायर निकाला है और उसका माध्य निकाले हैं, तो ये I क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और I एवरेज का स्क्वायर जो होता है यानी I स्क्वायर, ये हो गया एवरेज, ये इतना आया, तो IRMS आपका हो जाएगा I एवरेज स्क्वायर का क्या, वर्ग मूल, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ IRMS का जो मान आएगा आपका निकल कर, ठीक है, I0 बटे रूट 2, या I0 बटे रूट 2 आप कहो, या इसी को कह दो 0.707 I0, इस प्रकार से आपका मान निकल करके आएगा। तो इसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान, IRMS, या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये धारा के शिखर मान थी।
आई नॉट को किससे भाग करेंगे, √2 से, तो आएगा। तो ये होता है IRMS, या यहीं लिख सकते हैं आप VRMS। तो V नॉट बाई √2 0.707 V नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो चाहे हम वोल्टता की निकालें और चाहे किसकी निकालें, वोल्टता की निकालें चाहे धारा की निकालें, दोनों का मान कितना आएगा, IRMS इक्वल टू I नॉट बटे √2, या उसी को कह सकते हैं 0.707 I नॉट कह देते हैं, यही आप कह देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, वर्ग माध्य मूल मान। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम कला की। ठीक है, तो कला क्या होती है, देखो जैसे हमने कहा कि ये धारा बह रही है, तो ये हो गई मान लीजिए किसके लिए भाई, विभव के लिए, वोल्टता के लिए। तो इसमें एक धारा के लिए भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो धारा के लिए जो ग्राफ बनेगा वो अलग होगा। तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो जो आप लिख रहे हो I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, इसी ओमेगा टी को क्या कहते हैं हम, कला, B नॉट साइन ओमेगा टी। तो यही कहलाते इसकी कला। अभी आगे आप पढ़ेंगे कला में अंतर, तो उसको भी बताते हैं। तो ओमेगा टी को ही कहते हैं क्या, कला। यहाँ देखो दोनों कला क्या हैं, बराबर हैं, तो इसे कहेंगे समान कला में। रूप गुणांक की बात कर लेते हैं भाई, इसको चाहो आप नोट कर लो। रूप गुणांक, चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार। रूप गुणांक को F से लिखते हैं और F इक्वल टू होता है IRMS अपान I एवरेज। तो F इक्वल टू IRMS यानी I नॉट बटे √2 और बटे 2 I नॉट बटे पाई, इसका मान रखा गया केवल। तो F इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2√2 पाई, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 देखो इधर ये पाई ऊपर चला जाएगा भाई, ये गलती से यहाँ लिख गया, पाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा π/2√2, तो 1.11 इसका मान आएगा। इसी को कहते हैं कि फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक। तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। चलो इसके बाद देख लेते हैं भाई आगे जो टॉपिक्स बची है इसमें। चलो तो अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं कला समंजक या फेजर्स। प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से है तो 7.2 टॉपिक हो गया, 7.3, 7.4, 7.5। तो अब देखो कला समंजक क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसमें आपकी धारा निकल रही है, ये आपकी मान लीजिए वोल्टता है, तो इसमें धारा भी निकल रही है यहाँ से। कोई ज़रूरी नहीं धारा और वोल्टता क्या हो, आपस में बराबर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो इसको हमने धारा के लिए मान लिया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है, इसको हमने वोल्टता के लिए मान लिया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ देखो जब वोल्टता 0 है धारा भी 0 है, वोल्टता अधिकतम मान पर धारा अधिकतम मान पर, फिर वोल्टता 0 फिर धारा 0, फिर ये अधिकतम मान पर तो ये अपना अधिकतम मान पर, फिर ये 0 फिर ये 0। यानी यहाँ देखोगे कला में कोई अंतर नहीं है, जब वो 0 हो रही तब वो भी वो 0 हो रही। यानी यहाँ हम कहेंगे क्या, समान कला में। तो एक तो होती समान कला
तो समान कला के लिए जो समीकरण आपका होता है I इक्वल टू आई नाट साइन ओमेगा टी या V इक्वल टू वी नाट साइन ओमेगा टी, ये समान कला के लिए होगा। अब हो सकता है यही आपकी धारा जीरो से ना स्टार्ट होकर कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से आगे ही स्टार्ट हो रही भाई, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ देखो जब आगे से स्टार्ट होगी तो ये अग्रगामी रहेगी, पहले ही कोण घूम चुकी है। तो I इक्वल टू आई नाट साइन ओमेगा टी, और मान लीजिए फाई कोण क्या है, ये धारा आगे है तो फाई इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और V आपका उतना ही है, वी नाट साइन ओमेगा टी। तो ये तो समान कला के लिए हो गया। इसमें धारा क्या है, अग्रगामी, तो धारा फाई क्या है, अग्रगामी है, या आप यहाँ कह सकते हो बोल्टता फाई डिग्री क्या है, पश्चगामी है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि धारा यहाँ से निकलना ना प्रारंभ हो, यहाँ से निकलना प्रारंभ हो, ठीक है। तो धारा माइनस से निकल रही ना, यानी क्या, पीछे से निकल रही भाई, ये बाद में, यानी पहले बोल्टता तो उत्पन्न हो जाती है लेकिन बाद में धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ 5 डिग्री क्या रहेगा, पश्चगामी। तो I इक्वल टू आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस 5, V इक्वल टू इतना रखो, वी नाट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ धारा क्या है, धारा देखो यहाँ माइनस लगा हुआ यानी पश्चगामी, तो धारा फाई क्या है, पश्चगामी है। तो कला सामंजस्य ही है, कभी समान कला में होंगे धारा और बोल्टता, समीकरण ये आएगा, कभी धारा आगे होगी तो समीकरण क्या आएगा, ये आएगा, अग्रगामी कह देंगे, कभी धारा पीछे होगी तो समीकरण क्या आएगा, इस प्रकार से आएगा, पश्चगामी। तो इसमें 3 प्रकार के कला संयोजक होते हैं, समान कला, धारा अग्रगामी और धारा पश्चगामी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ बोल्टता क्या है, अगर ये अग्रगामी तो ये पश्चगामी, तो V क्या है यहाँ, पश्चगामी। V क्या है यहाँ, अगर ये पश्चगामी धारा तो V क्या हो जाएगी, अग्रगामी। इस प्रकार से समीकरण होता है। चलो इसको हटाते हैं, उसके बाद देख लेते हैं भाई, ये कला समंजक तो हो गया, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त AC बोल्टता, ठीक है। तो तीनों को एक साथ समझेंगे फटाफट। चलो एक हम लगा देते हैं AC धारा, और यहाँ क्या लगा देते हैं, प्रतिरोध R। तो जब प्रतिरोध लगा हुआ है और उसमें AC धारा भेज रहे हैं, तो इसके लिए आपका जो I नाट आता है, I नाट इक्वल टू V नाट बटे R, ये निकल के आता है। या आप कह सकते हो प्रतिरोध जो निकल के आता है, प्रतिरोध निकल के आता है, प्रतिरोध R बराबर क्या आता है, V नाट अपान I नाट, ये निकल के आता। और यहाँ V इक्वल टू क्या था, V नाट साइन ओमेगा, ये था। तो एक फार्मूला यहाँ से निकल कर आता है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना कला में कोई अंतर नहीं होता है, हाँ, यानी I इक्वल टू आई नाट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू वी नाट साइन ओमेगा टी, ये यही समीकरण प्राप्त होता है। देखो अभी कला में अंतर आगे आएगा तो उसको हम देखेंगे, फिलहाल इसको देख लीजिए। ये इतना आएगा, 2 फार्मूले इसमें इंपॉर्टेंट, ये और ये। इसके बाद देखो ये हमने क्या लगाया था, प्रतिरोधक लगाया था AC पर, अब क्या लगा दें, प्रेरक लगा दें, या प्रेरकत्व जिसे कहते हो आप। तो अब R नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, L लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हाँ L लगा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम से यहाँ कि V नाट माइनस L DI बाई
टी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि v वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ v विभव क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है एल डी आई अपान डी टी के रूप में। तो यहाँ से एक चीज़ आप देखोगे कि जो आपका v नाट या आई नाट निकल कर आएगा, आई नाट, या इसी को आप लिख सकते हो v इक्वल टू, छोड़ो b ना लिखो, डी आई बाई डी टी इक्वल टू v अपान क्या हो जाएगा, l, ये होगा, और v की जगह लिख देंगे v नाट साइन ओमेगा टी, और यहाँ डी टी को कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो I इक्वल टू आपका निकल कर आएगा v नाट अपान ओमेगा l साइन ओमेगा टी, ये समीकरण निकल कर आएगा। तो I नाट यहाँ से हो जाएगा v नाट अपान ओमेगा l। देखो ये आपका देखोगे ध्यान से तो ओम का नियम लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका अवरोध ही है, तो इसे लिखते हैं क्या, एक्स एल, और एक्स एल को ही क्या कहते हैं हम, प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात, यानी आप लिख सकते हो प्रेरण प्रतिघात को एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, ये आपका आ गया, ठीक है, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, ये निकल कर आता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि आई जो समीकरण यहाँ आएगा ये आपका रहेगा धारा के लिए, तो धारा यहाँ क्या रहेगी, 90 डिग्री पश्चगामी रहेगी, यानी पाई बाई 2, ये समीकरण निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं धारा तो क्या होगी, 90 डिग्री पश्चगामी होगी, और मैक्सिमम मान होगा जो धारा का शिखर मान v नाट अपान ओमेगा एल, और ओमेगा एल को ही कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जब प्रेरकत्व यल लगाते हैं तो धारा क्या रहती है, पश्चगामी। जैसे देखो यहाँ 90 डिग्री क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ धारा क्या है, पश्चगामी। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप चाहो तो नोट कर लो, या आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक हमने देखो प्रतिरोध लगा दिया, प्रेरक लगा दिया, अब संधारित्र लगा देते हैं, तो उसके लिए समीकरण क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं। यहीं पर अब क्या लगा देते हैं भाई, संधारित्र लगा देते हैं, सी, ठीक है। तो संधारित्र जब सी लगाएंगे तो सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी, या वी इक्वल टू क्यू बाई सी। तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो वी तो दे ही रहे हैं, और टोटल विभव का योग क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ जो वी खर्च हो रहा है यानी सी बाई या क्यू बाई सी के रूप में, तो ये बराबर क्या रहेगा आपका, शून्य रहेगा। और यहाँ से जब हम निकालेंगे वैल्यू तो v इक्वल टू आ जाएगा, या हमें धारा निकालनी है तो q इक्वल टू सी वी, या आप यहाँ लिख सकते हैं dt से भाग दे सकते हैं, तो d समाकलन कर सकते, अवकलन कर सकते हैं dy बाई डी टी से, तो d ऑफ dt, तो dq बाई dt यानी I आ गया, ये बराबर हो जाएगा, इसको लिख दो d ऑफ dt सी वी नाट साइन ओमेगा टी। या इसका जब देखो ये तो दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, इसका अवकलन करेंगे तो कुछ ना कुछ मुझे समीकरण प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो समीकरण किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो I इक्वल टू आ जाएगा आपका सी वी नाट ओमेगा, सी वी नाट ओमेगा, और अपान अपान नहीं, यहाँ आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है।
और प्लस पाई बाई 2। ये इस प्रकार से समीकरण आता है। तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं भाई क्या कि धारा क्या है, अग्रगामी होती है। तो जब हम संधारित्र लगाएंगे धारा अग्रगामी, प्रेरक लगाएंगे धारा पश्चगामी, प्रतिरोध लगाएंगे तो धारा समान कला में होगी। इसको ध्यान रखना। तो यहाँ से आई नॉट निकल कर आया कितना, सी वी नॉट ओमेगा। या आप देखो यहाँ वी नॉट को ऊपर रखे, सी ओमेगा को नीचे ले आए, तो इस प्रकार से आपका समीकरण हो सकता है। इसको यहाँ लिख देते हैं, देखो इसको हटा देते हैं, इसको आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा। हाँ, अब देखो इसको यहाँ लिख देते हैं, आई नॉट बराबर वी नॉट को ऊपर ही रखो, इन दोनों को नीचे ले आओ, तो 1/, क्या हो जाएगा, ओमेगा सी। ये फार्मूला निकल करके आएगा। और यहाँ देखो आर की जगह क्या लिखा हुआ, 1/, ओमेगा सी। और इसी को हम लिखते हैं किससे, एक्स सी से। तो एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/, ओमेगा सी। और इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे वहाँ प्रेरण प्रतिघात कहते रहे, तो यहाँ धारतीय प्रतिघात, घात। तो ये हो गया आपका धारतीय प्रतिघात। और अभी आपने पढ़ा क्या, प्रेरण प्रतिघात। तो एक तो ये आपका निकल कर आया समीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये आपके समीकरण क्या है, इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से धारा निकल कर आई है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये पॉइंट यहाँ तक क्या हो गए आपके, समाप्त हो गए।